हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम पिछले कुछ दिनों के बहुत इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें यहाँ पे चाहिए होती है इकोनॉमी के लिए, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो है विद रिगार्ड्स टू नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा भी था, सर ये समझ ही नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होता है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो का। कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में आए हैं वर्ड्स ये, बट वी आर नॉट एबल टू गैदर दिस मीनिंग। डोंट वरी, आज आपको समझ आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, याद करना पहले तो एक बात समझो, इसको समझने से पहले कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट होते क्या हैं, पहले ये बात समझो कि ना लाइफ में हर चीज़ ना एक पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव या कह लो या नज़रिया कह लो, तो नज़रिए के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, दो लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर भी एक्चुअल सेम चीज़ है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, और ये खड़ा हूँ यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे खड़ा है दूसरा पर्सन। अब ये पर्सन अपने हिसाब से बोलेगा ना, ये बोलेगा यार ये जगह ना, ये जो चीज़ पड़ी हुई है ये मेरे राइट में पड़ी हुई है। ये बंदा बोलेगा और बोलेगा भाई ये चीज़ मेरे लेफ्ट में पड़ी हुई है तो सेम ही चीज़ ना टेक्निकली, बिल्कुल चीज़ तो सेम ही है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट बात बोल रहे हैं। और यहाँ पर भी एक्चुअल में यही होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अब मानो कोई चीज़, जैसे मान लो एक कोई कंपनी यहाँ पर है, एक कंपनी यहाँ पर है, यानी कि एक कंपनी कोई इंडिया में है और दूसरी कंपनी यहाँ पे आपको किसी भी XYZ कंट्री में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मान लो यूएस में ही है। अब अगर मान लो इन दोनों को आपस में कुछ ट्रेड करना है, कुछ सामान इंडिया से यहाँ यूएस जाएगा, बदले में कुछ पैसा आएगा, होता है ना ऐसे, बिल्कुल होता है। तो कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है? तो वहां पर ना नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स आपके आ सकते हैं। कई बार इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के अंदर भी इनकी डिस्कशन हुई है। आप इनका मीनिंग समझो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो का। अब पहले तो ना, जब भी हम नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की बात करेंगे, हमें पहले अपना नजरिया फिक्स करना होगा। तो मान लो मैंने आपका नजरिया जो था ना वो फिक्स कर दिया, यानी कि अब आपका नजरिया है ये मतलब आप इंडिया के आईसीआईसीआई बैंक के नजरिए के हिसाब से देख रहे हो। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आईसीआईसीआई बैंक का सिटी बैंक के साथ भी तो कुछ अकाउंट होगा ना? आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। तो एक अकाउंट होगा आईसीआईसीआई बैंक का सिटी बैंक के अंदर। ऑन द अदर हैंड एक अकाउंट होगा सिटी बैंक का आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर ये अकाउंट खुलवा क्यों रहे हैं? अरे मेरी बात समझो, अगर इंडिया से कोई सामान यहाँ जाना है या वाइस वर्सा होना है तो कैसे हो पाएगा? कहीं ना कहीं इनके अकाउंट तो वहां पे होने चाहिए ना। तो इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक ने अपना एक अकाउंट यहाँ पे खुलवा रखा है इन सिटी बैंक, उसी तरह से सिटी बैंक ने अपना एक अकाउंट खुलवा रखा है इन आईसीआईसीआई बैंक। चलो ये बात तो समझ आई। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं इस वाले की, यानी कि जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने सिटी बैंक के साथ अकाउंट खुलाया है, ये कौन सी करेंसी के अंदर होगा? आप बोलोगे सर ये इस बैंक में खुला है ना, सिटी बैंक के अंदर, तो ये होगा आपके डॉलर के अंदर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्यों ये डॉलर के अंदर है? क्योंकि देखो इस बैंक के अंदर है ना, अकाउंट तो सिटी बैंक का है, सॉरी आईसीआईसीआई का है, पर है ये कौन से बैंक में? सिटी बैंक के अंदर। तो जिस बैंक के अंदर होगा उसी की करेंसी में होगा, तो इसलिए ये वाला अकाउंट है डॉलर के अंदर। अगर ये नीचे वाले की बात करूं तो सर ये होगा रुपी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट खुल रहा है कहाँ पे? आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। समझ आई ये बात? चलो ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, तो नॉस्ट्रो का दरअसल में मतलब क्या होता है? नॉस्ट्रो का मीनिंग होता है हमारा, ठीक है, अवर्स। तो अगर मैं ना, पर्सपेक्टिव क्या था, कौन सा नजरिया था? आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआई बैंक के हिसाब से ये वाला जो अकाउंट उसने खुलवाया, ये क्या है? ये आईसीआईसीआई बैंक का ही अकाउंट है। दिस इज अवर अकाउंट, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ नॉस्ट्रो अकाउंट। समझे मैंने क्या बोला? नजरिया किसका था? आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से उसका कौन सा अकाउंट है? सर उसका ये वाला अकाउंट है जो उसने सिटी बैंक के अंदर खुलवाया है, इसीलिए इस वाले अकाउंट को बोलेंगे हम नॉस्ट्रो अकाउंट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नीचे वाले अकाउंट की बात करूं, तो अब पर्सपेक्टिव याद रखो किसका है? पर्सपेक्टिव तो सर नजरिया तो आईसीआईसीआई बैंक का है। आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से ना सिटी बैंक वालों का अकाउंट इधर इसके अंदर खुला हुआ है। तो दरअसल मैं इस अकाउंट को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोल दूंगा वॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? देयर्स, उनका।
ठीक है, नजरिया क्या था? नजरिया था आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से उनका अकाउंट हमारे यहाँ खुला हुआ है, इसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। तो इस तरह से आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नॉस्ट्रो मतलब हमारा, वॉस्ट्रो मतलब उनका। अब नजरिया था हमारा, आईसीआईसीआई बैंक के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, तो हमारा अकाउंट हुआ जो हमने अपना अकाउंट सिटी बैंक के अंदर खोल रखा है, दैट इज योर नॉस्ट्रो अकाउंट। और जो सिटी बैंक ने यहाँ पे इंडिया के अंदर खोल रखा है, दैट इज वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर मान लो 2 मिनट के लिए मैं नजरिया बदल दूं, यानी कि अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि नजरिया है अब सिटी बैंक वालों का, तो उससे सर क्या बदलाव आएगा? अब देखो, नजरिया अगर सिटी बैंक का है, अब सिटी बैंक वाले पता क्या बोलेंगे? ये वाला जो अकाउंट था, ये जो नीचे वाला अकाउंट था, ये बोलेगा सिटी बैंक यार ये तो हमारा अकाउंट है, दिस इज अवर अकाउंट। तो सिटी बैंक के पर्सपेक्टिव से ये वाला क्या बन जाएगा? नॉस्ट्रो। एंड ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वॉस्ट्रो, क्योंकि सिटी बैंक के हिसाब से ये आईसीआईसीआई का अकाउंट है। तो इस तरह से नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो कुछ नहीं होते, बस देखने का नजरिया होता है कि कौन सा अकाउंट किसका है। नॉस्ट्रो का मीनिंग बस इतना याद रखो कि दिस इज अवर अकाउंट, वॉस्ट्रो का मतलब दिस इज देयर अकाउंट। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किसके नजरिए से आप देख पा सकते हो, उस हिसाब से ये चीज बदल जाएंगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है? नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर क्या होता है? हमारा पैसा, हमारा अकाउंट था ना नॉस्ट्रो का, हमारा पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट है, इसको बोल देंगे हम नॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो की बात करते हैं तो योर मनी, आपका अकाउंट या फिर आपका पैसा हमारे बैंक में होता है, उसको बोल देते हैं हम वॉस्ट्रो अकाउंट। दरअसल में होता क्या ना, जब इस तरह से चीजें होती हैं, जब अक्सर जैसे इंडियन रुपी के अंदर हमें मान लो कुछ ट्रेड वगैरह करना है, तो इस तरह के माध्यम से हम इस चीज को कर सकते हैं। तो ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए था। थोड़ा सा फिर से देख लो, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? रेफर्स टू एन अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स इन अ फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने अपना अकाउंट सिटी बैंक के अंदर खुलवाया था, कौन सी करेंसी के अंदर सर? ये खुलवाया था डॉलर करेंसी के अंदर, इसको हमने बोल दिया था नॉस्ट्रो अकाउंट। उसी तरह से वॉस्ट्रो अकाउंट की बात करें, ये होता है बैंक अकाउंट जो कि डोमेस्टिक बैंक ने हेल्ड किया है फॉर अ फॉरेन बैंक। जब देखो आपके सिटी बैंक ने हमारे आईसीआईसीआई के अंदर यहाँ पे अकाउंट खुलवाया था इन द डोमेस्टिक करेंसी, रुपी के अंदर ही तो खुलवाया था, इसको बोलते हैं वॉस्ट्रो। तो आपको ना बहुत इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट किस चीज के साथ डील करता है। एंड साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि नॉस्ट्रो अकाउंट अगर है तो कौन सी करेंसी के अंदर खुलेगा, वॉस्ट्रो किसकी करेंसी के अंदर खुलेगा। इस तरह के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर अगर आपने इसके लॉजिक को अच्छे से समझ लिया जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, आप बड़े आराम से ऐसे टफ क्वेश्चंस को भी अच्छे से हैंडल कर लोगे। आई होप नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट आपको समझ आ गया होगा कि इनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों हमारा जो विश्वास दिवस है वो रन कर रहा है टिल 10th मार्च, जिसके अंदर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप संकल्प 4.0 को एनरोल करते हैं तो उसका जो प्राइस है काफ़ी कम कर दिया गया है। सिमिलरली प्रहार 2.0, टाइटन 2.0 के माध्यम से बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप 2026 के लिए जो हमारा 3 साल का हमारा सेमेस्टर वाइज कोर्स है प्रारंभ, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर तो डेफिनेटली बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर ऑफर है ये 10 मार्च तक वैलिड है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज के लिंक्स डाले हुए हैं, आप वहां पर जाकर इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड आपकी जो प्रेपरेशन थी उसको और भी एक मैसिव बूस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। पहले मैं आपको स्वयं की फुल फॉर्म बता देता हूं, फिर आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा। जब मैं बात करता हूं ना स्वयं की, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब जैसे ही आपने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी ना, आपको एक आइडिया लग गया। क्या आइडिया लग गया? आपको आइडिया ये लग गया कि सर यहाँ पर बात जो हो रही है ना वो एजुकेशन की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल में ना हमारे जो यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन के और स्किल डेवलपमेंट के, उनके द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। सिर्फ फोकस क्या है इस चीज़ का? दोस्तों इस यहाँ पे फोकस ये है कि इस तरह के हम कोर्सेज को ऑफर करें जिसके माध्यम से ना जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाए। जैसे यहाँ पर आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर प्रोग्राम दिए जाएंगे, आईटी के अंदर हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज़, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, टूरिज्म, कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम्स के अंदर
अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पे डेवलप किए गए हैं एंड उनको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कौन करेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास द्वारा ये चीज़ ऑपरेट करी जा रही है। कोशिश यही है कि देखो आजकल के टाइम के ऊपर ना हमारे पास लोगों को शायद जानकारी होती है, पर कहीं ना कहीं हम जो पढ़ते हैं एकेडमिक्स के अंदर एंड आपका जो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड होता है, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि ये जो गैप है ना, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप, इसको हम खत्म करें एंड इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के माध्यम से लोगों को अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाए। तो यहाँ पर मेंटरशिप हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गया, जॉब प्लेसमेंट्स, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे इन टाइम और ऐड होती हुई देखने को मिलती रहेंगी। तो एक तरह से अच्छी अच्छी सर्टिफिकेशन आप इनके माध्यम से कर सकते हो। बहुत अच्छे लोग यहाँ पे आपको अच्छे कोर्सेज एंड ऑल दोज यहाँ पे पढ़ाएंगे, कहाँ पे, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड कोशिश इनकी ये भी रहेगी कि यार सिर्फ शहरों तक ही सीमित ना रहें, हमारे जो टीयर 2 टाउन्स हैं, टीयर 3 टाउन्स हैं, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तक भी पहुंचा जाए उन लर्नर्स बेसिस के ऊपर भी। तो ये था फोकस स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का। एंड कोशिश यहाँ पे वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर भी कंटेंट दिया जाएगा ताकि लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करी जा पाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स। देखो अभी पता क्या हुआ है, कैबिनेट ने ना 12 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के रॉयल्टी रेट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं। दो चीजें आपको यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी, एक तो सर ये रॉयल्टी रेट क्या होता है, दूसरी बात ये क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहते किसको हैं। देखो पहली बात तो आप लोगों ने वर्ड ये सुना होगा, रॉयल्टी रॉयल्टी। तो यहाँ पे रॉयल्टी रेट पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई मिनरल था, ठीक है, जैसे सामने आपको पिक्चर में कुछ मिनरल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये मिनरल्स कोई यहाँ पे कुछ एरिया से निकले होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ आपको सरकार को भी तो फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो उसी चीज को बोलते हैं हम रॉयल्टी रेट। क्या ये बात समझ आई? एक्चुअल में ना हमारे पास एक एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। उसके अंदर ना किस पर्टिकुलर मिनरल के लिए कितना रॉयल्टी रेट है, ये सारी चीजें उसके अंदर बता रखी हैं। तो आई होप आपको रॉयल्टी रेट का अर्थ तो समझ आ गया होगा कि रॉयल्टी रेट क्या है। बेसिकली जो सरकार को फीस एक तरह से देनी है, दैट इज योर रॉयल्टी रेट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बताओ अब ये क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं। देखो आप एक चीज समझो, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो देश की तरक्की के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। दरअसल में ना हमारी जो माइंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसके द्वारा 30 इस तरह की क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट यहाँ पे जारी करी गई है। जैसे मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ, जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर ले, ठीक है ना, इस तरह से टोटल 30 आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। बेसिकली आने वाले समय के अंदर इनकी ना इनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आप देखो इनमें से बहुत सारे ऐसे आपको क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम आएंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वहां पर काम आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आएंगे, डिफेंस के अंदर काम आएंगे। तो इस तरह से ना ये कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि आने वाले समय के अंदर अगर इंडिया को अपनी ग्रोथ करनी है, अगर इंडिया को इंश्योर करना है कि देश की नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे, तो हमें ना कहीं इन पर्टिकुलर मिनरल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी। तो यही फोकस है यहाँ पर इन क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के पीछे, ठीक है। और दरअसल में हमने 2023 के अंदर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी लेकर आए थे, जिसके अंदर हमने पता क्या किया, हमने कुछ सहूलियत दे दी है। एक्चुअल में क्या होता है ना, पहले हमने काफी सारे एरियाज को अटॉमिक मिनरल्स की तरह यहाँ पे कैटेगराइज किया था, पर हमने इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे मिनरल्स को अटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी से हटा दिया। अब क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स को हमने अटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी से हटा दिया, तो अब उनकी माइनिंग हो गया, उनकी एक्सप्लोरेशन हो गया, अब वो प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल हो चुकी है। डू यू गेट द पॉइंट? अब ये चीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, वो काम करेगा इस चीज के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये फर्क बता रहा है 1957 और 2023 के एक्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो कि हम थोड़ी छूट और यहाँ पे दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं उनको यहाँ पे इंसेंटिव्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वो एक्सप्लोरेशन करें एंड अकॉर्डिंगली बाद में उसको उससे निकालें भी, ठीक है। इसके साथ ही में अगर आप नोटिस करोगे ना, पहले यहाँ पे क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट्स का ज़्यादा रोल होता था आपके ऑक्शंस वगैरह कंडक्ट कराने का,
पर अब यहाँ पे 2023 के अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो ऑक्शन होल्ड करेगी फॉर कंपोजिट लाइसिंग एंड माइनिंग लीजेस फॉर स्पेसिफिक मिनरल्स। ये कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे आपकी यूनियन गवर्नमेंट उनके ऑक्शंस कंडक्ट करवाएगी। कोशिश यही है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेंटेन करते हुए इनका ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको एक्सट्रैक्ट करें एंड अकॉर्डिंगली हम इनको अच्छे सही जगह के अंदर यूटिलाइज करें। तो ये इस तरह के बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस हैं, आप यहाँ पे कुछ पढ़ भी सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे टिन की, तो टिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ हो सकता है। आपका टंगस्टन हो गया, टंगस्टन आपके एयरक्राफ्ट्स के अंदर, नेविगेशन इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके लिथियम रिजर्व की, तो आप जानते हो जम्मू कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, आपका छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ आपके रिजर्व्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर और भी चीज़ें हैं, उड़ीसा के अंदर भी आपको निकल मेटल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि इनके ना अलग अलग जो रिजर्व्स हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट करें एंड उनके ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे फिर आप ना अकॉर्डिंगली ये भी समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, एक तो जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने अपनी फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि भाई एक तो होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं आपके इंसुलेटर। ये तो हमें पता है, कंडक्टर से अंदर से जो आपका करंट वगैरह है बड़े आराम से पास कर जाता है। इंसुलेटर के अंदर ये चीज़ आपकी जो नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जब इस तरह से चीजें होती हैं तो इनके बीच में ना एक हमें देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज आपका सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के अंदर कितना आपका करंट फ्लो होगा, ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह का करंट फ्लो होता है, उसके हिसाब से इनके बहुत सारी अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिनको हम चिप्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, टाइनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही होते हैं, जहाँ पर आपके अलग अलग चीज़ें, ट्रांजिस्टर्स हो गया, डायोड्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, ये देखने को मिल जाते हैं। ये सर्किट्स ना एक सिलिकॉन के वेफर के ऊपर इस तरह से लगाए जाते हैं एंड इनका फिर यूटिलाइजेशन अलग अलग तरह की चीज़ों के ऊपर, आपके डायोड्स मतलब हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनको फिर यूज़ किया जाता है इनके ऊपर लगा के एंड अलग अलग इनके इक्विपमेंट्स के बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दरअसल में ये कुछ टर्म्स हैं इसके साथ लिंक, पहले वो समझ लो। जैसे अगर हम बात करें वेफर की, तो वेफर क्या होता है, ये एक डिस्क ऑफ सिलिकॉन ही है जिसके ऊपर चिप्स बिल्ड करी जा रही हैं। ठीक है, कई बार आपने वर्ड सुना होगा फैब। फैब का मतलब कुछ नहीं है, फैब्रिकेशन ही होता है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है बनाना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ट्रांजिस्टर्स की, तो जो सारी कैलकुलेशंस वगैरह करी जाती है वो ट्रांजिस्टर्स ही करते हैं। फाउंड्री क्या होता है, फाउंड्री एक जगह का नाम होता है, फैसिलिटी का, जहां पर ये सारी चीजें बन रही हैं। और फैबलेस का अर्थ होता है एक बेसिकली बिजनेस मॉडल, जिसके हिसाब से कंपनी अपने इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करती है। तो ये तो चलो बात हुई, थोड़ा हमने सेमीकंडक्टर के बारे में समझ लिया एंड किस तरह से इनकी अलग अलग एप्लीकेशन आज के समय देखने को मिलती है। तो दरअसल में ना अभी क्या हुआ है, अभी हमारा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। कहाँ पर है ये आपका ढुलेरा गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो टाटा ग्रुप है एंड साथ साथ ताइवान का जो कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉप, इनके बीच में ये कोलैबोरेशन के माध्यम से ये प्लांट यहाँ पे बन रहा है एंड इसके माध्यम से अलग अलग तरह के हम जो कटिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पे काम करेंगे एंड 50,000 वेफर्स पर मंथ की यहाँ पे कैपेसिटी हो पाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिकेशन प्लांट की बात थी, इसके अलावा आपकी जो चिप असेंबली प्लांट है वो उसके लिए अप्रूवल आया है मोरीगांव असम के अंदर। यहाँ पर टाटा ग्रुप भी अपनी एक चिप असेंबली प्लांट को एस्टेब्लिश करेगा, जिसके माध्यम से 48 मिलियन चिप्स पर डे इसको यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर उन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, चिप पैकेजिंग फैसिलिटी भी एक यहाँ पे सनंद गुजरात के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी, इसको भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानने चाहिए थे, उनके बेसिक आइडियाज, उनके साथ एसोसिएटेड टर्म्स एंड साथ ही साथ जो अभी रिसेंटली अप्रूवल्स आए हैं कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन, जो हमें टॉपिक आज के सेशन में हमें डिस्कस करने थे। कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनके आंसर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यहाँ से भी हम ना काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 2022 में, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, क्या आप लोगों को बॉन्ड पता है? सर बॉन्ड तो हमने पता है, आपने ही कई बार पढ़ा चुके हो। बॉन्ड कुछ नहीं होता है, एक तरह का कर्जा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक, या फिर सामने एक कंपनी है, कंपनी को कुछ पैसा चाहिए था तो कंपनी ने मुझे बॉन्ड इशू कर दिया।
और मैंने कंपनी को बदले में पैसा दे दिया जो कि मुझे कुछ सालों बाद रिटर्न मिल जाएगा। ये बात मुझे पता है। पर कुछ बॉन्ड ना क्या होते हैं, कन्वर्टिबल होते हैं। अब आप पूछोगे सर कन्वर्टिबल का मतलब क्या? देखो, होता क्या है ना बॉन्ड के अंदर, आप जानते हो यार बॉन्ड के अंदर ना आज तो आपने पैसा दे दिया कंपनी को, कुछ टाइम के बाद कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। जब उस बॉन्ड की टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, मेच्योरिटी खत्म हो जाएगी, मान लो 3 साल का था, तब कंपनी को इंटरेस्ट तो बीच में देती रही, वो कूपन पेमेंट आपको देती रही, पर एट द एंड ऑफ द टर्म उनको यहाँ पे आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी कई बार ऑप्शन होना चाहिए? सर किस बात का ऑप्शन? ये जो पैसा आपने दिया है, जो आपने यहाँ पे कंपनी को पैसा दिया था, उसको आप क्या करवा पाओ? सर कन्वर्ट करवा पाओ। किस चीज के अंदर कन्वर्ट? अरे इक्विटी के अंदर। समझे इस बात को? मान लो आपने 10,000 रुपया कंपनी को दिया था एज अ कर्जा, आपने बॉन्ड एक खरीदा था कंपनी का, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद लगता है यार नहीं, ये 10,000 रुपया दिया था हमने, इसी को हम ना इक्विटी के अंदर मतलब शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करवा लें। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। है वो आपका डेट डेट ही, गेटिंग इट, उससे आपको इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है। पर अगर आपके पास एक ऑप्शन हो, एक तरीका हो जिसके माध्यम से आपका जो डेट था, आपने उस डेट को कॉमन स्टॉक या इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल शेयर, ठीक है, सॉरी कन्वर्टिबल बॉन्ड। डू यू गेट द पॉइंट? तो कन्वर्ट करवा सकते हो आप उस चीज को फ्रॉम अ डेट टू एन इक्विटी, इसी को बोल दिया मैंने कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब देखो, यहां पर एक चीज सोचो, आपको ना फायदा हो रहा है, फायदा मतलब आपका मन करेगा तो आप अपने बॉन्ड को अपने इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करा रहे हो, आपको ना मैं कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहा हूं यहाँ पे। तो एक्चुअल में ना आपके पास कुछ फायदा हो रहा है। तो एक्चुअल में जो आपको मैं, जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो आपको इंटरेस्ट देना था, जो कूपन पेमेंट आपको देनी थी, वो मैं अगर आपको कम भी दे दूंगा ना आपको चल जाएगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पर आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा सहूलियत दी है, या जब आपका मन करेगा तब आप इसको बॉन्ड को आप इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको मैं कुछ फायदा दे रहा हूँ, तो बदले में आपसे कुछ लूंगा भी। वो क्या लूंगा? वो ये चीज है कि अगर मैं आपको हर साल ना 5% आपको बोल रहा था आपको मैं कूपन पेमेंट दूंगा, तो आपको बोलूंगा यार 5 मत छोड़ो, आप 4 ले लेना मेरे से। पर आपको मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि जब आपका मन करेगा आप इस चीज को कन्वर्ट करवा लेना इनटू एन इक्विटी। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ना कि एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आपको एक सहूलियत दी गई थी कि आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो बॉन्ड को इक्विटी के अंदर। तो अगर आपको ये 5% ना भी देके मैं 4% भी दे दूं, लोअर इंटरेस्ट रेट भी दे दूं, तो आप मान जाओगे। पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है आपके पास टू कन्वर्ट टू इक्विटी, उसकी वजह से जो बॉन्ड होल्डर है उसको एक डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन मिलता है टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। बिल्कुल ठीक बात है। देखो हो सकता है ना, जैसे मैं था, अब मुझे 4% इंटरेस्ट रेट ही मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार ये तो बहुत कम है, और मार्केट में जो कंज्यूमर के प्राइजेस हैं, मतलब चीज़ों के दाम है, वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो और ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। तो मैं पता क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट करवा लूँगा इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करवा लिया, तो अगर इंटरेस्ट रेट सॉरी अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा यार कोई बात नहीं, अब मैं इक्विटी के अंदर आ चुका हूँ, मुझे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो ये बात भी अपने आप में ठीक है, इट ऑफर द डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन, आपको थोड़ा आपको नुकसान को यहाँ पे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात थी, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, बट आई होप आपको सबको समझ आ गया। और मेरे तो फोकस, मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि इकोनॉमी आपकी टफ नहीं है, इट इज़ जस्ट टेक्निकल। अगर वो टेक्निकल चीज़ें आपने मेरे साथ पढ़ ली, सीख ली, फिर बड़े आराम से आप इसको कर पाओगे। दूसरा आपके लिए जो होमवर्क दिया था, मैंने आपको दिया था विद रिगार्ड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो जब हम ना एक चीज को दूसरी चीज से ऊपर चूज करते हैं, उसकी वजह से जो आपके बेनिफिट्स आपके चले गए, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली इट इज द बेनिफिट्स दैट समवन मिसेस आउट व्हेन वी चूज वन ऑल्टरनेटिव ओवर द अदर। अगर मान लो सरकार ने कोई कमोडिटी पब्लिक को फ्री दे दी, बिल्कुल फ्री में दे रही है, तो क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी ट्रांसफर हो रही है प्रोडक्ट के कंज्यूमर से, कहां पर? आपकी जो टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि बिल्कुल देखो, आप नोटिस करो ना, कोई इंसान अगर सरकार बिल्कुल फ्री दे रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार को कहीं से रैंडमली पैसे आ रहे हैं, नहीं, वो टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर से आ रहे थे। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके ऊपर
ट्रांसफ़र हो जाती है इन सच अ केस। तो ये पॉइंटर्स भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सर आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क आपका पहला रहेगा कैपिटल बजट के रिगार्डिंग, बहुत बार डिस्कस किया है। इट इज़ एन ईज़ी क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आप इसको आराम से आंसर करोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। ये भी इजी क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो, बट ठीक है, ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।